Hello everyone, this is Shruti and I welcome you all to my YouTube channel Study with Shruti Gupta। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। जैसा कि हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और उसमें हम सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उन दोनों फॉर्म्स को भी जाकर वहां पर पढ़ सकते हैं। तो आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट एंड द टॉपिक इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है? देखिए, पार्टनरशिप के अंदर एक वर्ड आ रहा है पार्टनर। पार्टनर कौन होता है? एक इंसान तो नहीं होता। एक इंसान के साथ जब और भी इंसान होते हैं, 2-3 लोग होते हैं और वो मिलकर बिजनेस करते हैं, अपने स्किल्स शेयर करते हैं, अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कौन होते हैं? पार्टनर्स। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या हो गया? जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन जब एग्री होते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और वो अपनी अलग अलग कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं एक ही बिजनेस के अंदर, अपनी स्किल्स भी शेयर करते हैं, इन सब चीजों के लिए जब वो एग्री होते हैं और एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप बिजनेस। अब ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी फॉर्म्स मैं बता रही हूँ, कौन सी फॉर्म किस एक्ट के अंदर आती है और वो एक्ट कब बना था, ईयर उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रखना है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब बना था? 1932 में। और इसी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आपका बिजनेस फॉर्म पार्टनरशिप आता है। तो क्लियर है आप सभी को कि पार्टनरशिप क्या होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एग्री करते हैं एक साथ बिजनेस करने के लिए और वो उसमें अपनी कैपिटल, अपने स्किल्स, सब कुछ इन्वेस्ट करने के लिए एग्री करते हैं, तो उस बिजनेस को बोलते हैं हम पार्टनरशिप बिजनेस। ओके। अब पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या होते हैं? डेफिनेशंस के अंदर से ही आपके फीचर्स निकल के आते हैं। तो फॉर्मेशन थ्रू लीगल एग्रीमेंट। अब जैसे कि पार्टनरशिप बिजनेस है, उसमें 2 या 3 या मैक्सिमम बहुत सारे लोग जब मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो ये एक लीगल एग्रीमेंट होता है उन सबके बीच में, ताकि आगे जाके कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो एक एग्रीमेंट बनता है, उस एग्रीमेंट पे सबके साइन होंगे कि और सबकी डिटेल्स होंगी पूरी, तो पूरा लीगली ये वर्क होता है ताकि आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम्स इस बिजनेस के अंदर ना आए। फिर आता है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ लायबिलिटी क्या होती है, वो आपको क्लियर है। अनलिमिटेड लायबिलिटी यहाँ पर कैसे है? देखिए, मान लीजिए, सपोज कीजिए आपकी एक बिजनेस है, उसमें 4 पार्टनर्स हैं, 3 या 4, जो आपको मानना है वो मान सकते हैं। 3 पार्टनर्स हैं या 4 पार्टनर्स हैं। अब उस बिजनेस में लॉसेस हो गए बहुत ज्यादा, ठीक है, तो अब उन सबको क्या करना है? उन लॉसेस को फुलफिल करना है, भरना है उन लॉसेस को। तो वो लायबल है उस अमाउंट को पे करने के। लेकिन मान लीजिए अगर लॉस है आपका 1 लाख रुपए का, ठीक है, लॉस है 2 लाख रुपए का, मान लीजिए लॉस है, और जो पार्टनर्स हैं उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है सिर्फ कितनी? 10-10 हजार रुपए मान लीजिए। तो 10 और 4 पार्टनर्स है तो कितने हो गई? 40,000 कैपिटल हो गई। तो 2 लाख में से 40,000 तो ये लोग पे कर देंगे, लेकिन बाकी के जो 1,60,000 बचेंगे वो भी इन चारों पार्टनर्स को मिलकर पे करना पड़ेगा। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी इसीलिए है कि पार्टनर को सिर्फ उतना पे नहीं करना जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है, बल्कि उसके एक्स्ट्रा भी जो लॉसेस होते हैं वो भी उन सबको उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रेशो में क्या करना है, उसके लिए भी वो लायबल हैं, वो भी उनको पे करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी उनकी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि अब ये 1,60,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे चारों को। चारों ने अगर इक्वल कैपिटल इन्वेस्ट की है तो कितना आ जाएगा एक के हिस्से में? 40,000। तो 40,000 सबको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो लायबिलिटी क्या हो गई? अनलिमिटेड लायबिलिटी हो गई। ओके। अब आता है रिस्क बेयरिंग। अब जैसा कि हर बिजनेस में रिस्क होता है, यू ऑलरेडी नो। तो रिस्क में क्या होगा कि रिस्क कौन कौन बियर करेगा? सारे पार्टनर्स बियर करेंगे मिलके। ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान के ऊपर थोप दिया कि आपको रिस्क भरना है, सारा रिस्क आपके ऊपर है। नहीं, अगर 4 पार्टनर्स हैं तो पूरा का पूरा रिस्क चारों पार्टनर्स में डिवाइड होगा। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। जो डिसीजन मेकिंग होगी, मतलब कोई भी डिसीजन लेना है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, या कंट्रोल बिजनेस पर किसका होना चाहिए, वो कोई एक पर्सन नहीं होगा, सब मिलकर होंगे, सारे पार्टनर्स मिलकर ही डिसीजंस लेंगे।
फिर आता है कॉन्टिन्यूटी। अब कॉन्टिन्यूटी का इसमें क्या हिसाब है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में तो क्या होता था कि अगर इंसान की डेथ हो गई है, वो अकेला है, तो उसका बिजनेस खत्म। मान लीजिए यहाँ पर 4 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो अब 3 पार्टनर्स उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन 3 पार्टनर्स के बीच में एक न्यू एग्रीमेंट बनेगा। पुराने एग्रीमेंट में 4 पार्टनर्स के नाम थे, अब उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो गई तो उसको उसमें से हटाना पड़ेगा, तो बाकी के जो 3 पार्टनर्स हैं उनके लिए न्यू एग्रीमेंट बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मतलब कंटिन्यू तो होगा बिजनेस पूरा, लेकिन विद अ न्यू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट पुराने वाला नहीं रहेगा, न्यू हो जाएगा एग्रीमेंट। फिर आता है आपका नंबर ऑफ पार्टनर्स। ओके, अब अकॉर्डिंग टू दिस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू पार्टनर्स कितने होने चाहिए एक पार्टनरशिप बिजनेस में। पहले क्या था, जब पुराना रूल था उसमें मिनिमम पार्टनर्स 2 और मैक्सिमम पार्टनर्स 100 थे, लेकिन अब इस लिमिट को कम कर दिया गया एट प्रेजेंट। मतलब अब के टाइम में मिनिमम पार्टनर्स 2 और मैक्सिमम पार्टनर्स 50 हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। फिर आता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, आपसी, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर। तो वही चीज हो गई कि जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, सारी चीजें, कोई भी किसी भी चीज के बारे में डिस्कशन होगा, कोई भी नई कैपिटल लानी है, कोई भी मशीनरी लानी है, कुछ भी करना है, सब कुछ म्यूचुअल कंसेंट से होना चाहिए। अगर एक इंसान भी ऐसा है उन चारों में से जो कि एग्री नहीं है तो नहीं हो सकता, क्योंकि चारों की म्यूचुअल कंसेंट होनी बहुत जरूरी है। तो ये है हमारे फीचर्स पार्टनरशिप बिजनेस के। अब मेरिट्स क्या क्या आती है इसकी। मेरिट्स में देखिएगा, सबसे पहले आता है इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन जैसा कि आप देख ही रहे हैं, लीगल एग्रीमेंट के थ्रू है। मतलब लीगल एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट के अंडर ही है बिल्कुल, जैसे कंपनीज वगैरह होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन लीगली एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, ताकि कल को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जो डिस्प्यूट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आपसी, जो होते हैं लोगों के बीच में, उन चारों पार्टनर्स के बीच में अगर कुछ होगा तो फिर उसको लीगली देखा जाएगा। तो इसलिए फॉर्मेशन और क्लोजर इजी है। फॉर्मेशन आपको बता चुकी हूँ लीगल एग्रीमेंट के थ्रू, और क्लोजर कैसे है, अगर डेथ हो जाती है, कुछ भी होता है, तो बाकी के जो पार्टनर्स हैं उनको न्यू एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा, या फिर वो उसको वही की वही क्लोज भी कर सकते हैं। फिर आता है आपका बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। अब बहुत सारे लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारा उसके ऊपर वर्क किया होगा। मान लीजिए जैसे मैंने आपको 4 का ही एग्जांपल दिया, आप 4 ही लेकर चलिए, वैसे मैक्सिमम लिमिट 50 है। ओके, मान लीजिए 4 पार्टनर्स हैं एक बिजनेस के अंदर, तो चारों की म्यूचुअल कंसेंट से होगा सारा काम, तो बैलेंस्ड डिसीजंस बनेंगे। मतलब डिसीजन जो होंगे वो बैलेंस्ड होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो बिल्कुल मंदबुद्धि का इंसान हो, नहीं, बहुत अच्छा इंसान होगा, मतलब थोड़ा सा तो नॉलेजेबल वो होगा, तो ऑब्वियसली उसके अंदर इतनी पावर होगी, मैनेजरियल स्किल्स होंगी कि वो बैलेंस्ड डिसीजन ले सके। तो इसलिए बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। फिर आता है आपका मोर फंड्स। ओके, मोर फंड्स कैसे है इसमें। अब पार्टनर्स आपके, मैं 4 का एग्जांपल दिया, लेकिन पार्टनर्स 50 भी हो सकते हैं। मान लीजिए किसी पार्टनरशिप फर्म में 50 हैं, 40 हैं पार्टनर्स, तो सब कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, सब रिसोर्सेज डालेंगे। तो जब इतने सारे लोग रिसोर्सेज उसमें लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे, तो फंड्स क्या होंगे, फंड्स बढ़ेंगे, मोर। तो इसलिए बोला गया मोर फंड्स। ओके, अब आता है शेयरिंग ऑफ रिस्क। जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको कि रिस्क जो है वो सब में शेयर होगा, सारे पार्टनर्स में शेयर होगा, कोई एक पार्टनर लायबल नहीं होगा उसके लिए। सिर्फ सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब यहाँ पर है कि अब जैसे कि कंपनीज के केस में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा नहीं है कंपनीज, आगे वीडियोस में पढ़ाऊंगी, बट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कंपनीज के केस में क्या होता है। कंपनीज के जितनी भी फाइल्स होती हैं या रिपोर्ट्स होती हैं, वो सब उनको गवर्नमेंट के अंडर, मतलब रजिस्ट्रार के पास या फिर गवर्नमेंट के कांटेक्ट में उनकी वो रिपोर्ट्स होती हैं, लेकिन इनको अपनी कोई फाइल जमा नहीं करानी होती गवर्नमेंट को। पार्टनरशिप में कोई गवर्नमेंट के पास कोई फाइल नहीं जाएगी, कोई रिपोर्ट्स नहीं जाएंगी। तो जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं या जो भी आप काम कर रहे हो, तो वो क्या होगा, सीक्रेट होगा। मतलब वो पूरी पब्लिक के सामने वो चीजें नहीं आएंगी, सीक्रेसी मेंटेन रहती है इस पार्टनरशिप बिजनेस में। ओके, तो ये थी खूबियां पार्टनरशिप बिजनेस की, मतलब एडवांटेजेस या मेरिट्स।
अब इसके अंदर ड्रॉबैक्स क्या है, मतलब इसकी खामियां क्या हैं, डीमेरिट्स क्या है इसकी। फर्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। सबसे पहली चीज, आप कोई भी, बहुत आसान तरीका आपको मैं बताती हूँ, कोई भी चीज पढ़ते हैं तो आप उसका मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स पढ़ते हैं, उसी के अंदर से आपके सारे मेरिट्स और डिमेरिट्स सब निकल जाते हैं। तो इतना कुछ आपको बहुत ज्यादा हैक्टिक होने की या बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि कैसे करूं। बहुत इजी टॉपिक्स है बहुत, और मतलब मैं डेप्थ में उनको समझा रही हूँ तो आराम से समझिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए डीमेरिट्स पढ़ते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी, वही चीज। अब इसमें ड्रॉबैक क्या है, इसकी खामी क्या है कि अगर लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं तो जो भार है लॉसेस का वो किस पर आ जाएगा, सारे पार्टनर्स पर, उनकी कैपिटल इन्वेस्ट के रेशो के एक्स्ट्रा भी, जैसा कि यहाँ पर बताया था मैंने। फिर आते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। क्यों लिमिटेड होंगे रिसोर्सेज, बिकॉज ऐसा भी नहीं होता कि सारे पार्टनर्स रिसोर्सेज अरेंज कर पाए। मान लीजिए 4 ही पार्टनर्स है तो 4 के अकॉर्डिंग ही होंगे, 10 पार्टनर्स है तो 10 के अकॉर्डिंग ही होंगे। ऐसा तो नहीं है ना 10 पार्टनर्स और रिसोर्सेज आपके 50 के अकॉर्डिंग हो, नहीं। तो जितने पार्टनर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके रिसोर्सेज भी होंगे, तो लिमिटेड ही होंगे। फिर आता है आपका पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब लड़ाई झगड़ा, डिस्प्यूट्स। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि जहां पर एक से ज्यादा इंसान होगा तो ऑब्वियसली वहां पर लड़ाई के चांसेस होते हैं, मन मुटाव के चांसेस होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ये भी एक ड्रॉबैक है पार्टनरशिप बिजनेस का। फिर आता है आपका लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। वही चीज कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो पार्टनरशिप बिजनेस या तो वहीं की वहीं बंद कर दिया जाएगा, और अगर बाकी के पार्टनर्स उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वो पुराने वाले को कंटिन्यू नहीं रख सकते, उनको न्यू एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा अपने सबके नाम से, जो कि उस वक्त पार्टनरशिप में एंगेज होंगे। फिर आता है आपका लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। जैसा कि मैंने सीक्रेसी के पॉइंट में आपको बताया कि गवर्नमेंट के पास इनकी रिपोर्ट्स नहीं जाती हैं, गवर्नमेंट को इनको फाइल देने की जरूरत नहीं होती है, तो कई बार क्या होता है पब्लिक का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। जैसे कंपनीज के केस में क्या होता है, अगर शेयर्स देती है कोई भी कंपनी तो उसकी फाइल्स हैं गवर्नमेंट के पास, पब्लिक के पास, वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तो कंपनी के बारे में पब्लिक को सारा कुछ पता होता है कि कंपनी कब से कब तक लॉस में रही है, क्या है उस कंपनी का ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर पता होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, तो इसलिए पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है वो उसकी थोड़ी कमी होती है। ये है इसके ड्रॉबैक्स। तो ये ओवरऑल था हमारा पार्टनरशिप टॉपिक, और ये जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूरा मैं आपको पूरी सीरीज करवा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए। आप 11th क्लास में आप बीकॉम, एमकॉम या कोई भी पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम देना चाहते हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से इनको याद कर लें, सारे एक्ट्स बहुत अच्छे से याद कर लें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पार्टनरशिप के ऊपर, कि पार्टनरशिप क्या होती है, क्या क्या होता है पार्टनरशिप के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर देना, ताकि जो भी वीडियोस में अपलोड करूं आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आपको कोई भी परेशानी ना हो किसी भी टॉपिक को ढूंढने में। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू।